गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा का प्रतीक। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक, यानी कि संगठन, ऑर्गेनाइजेशन में संगठन और ऑर्गेनाइजिंग में संगठित करना। इसका हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे विद द सक्सेस स्टोरी ऑफ विप्रो। विप्रो एक जानी मानी इंडियन IT कंपनी है। It is not quite there yet, but the global is certainly within reach. Means that friends कि विप्रो जहाँ तक आज नहीं है और वो जाना चाहती है वहाँ तक पहुँची तो नहीं है, लेकिन फिर भी गोल उससे दूर नहीं है, उसकी पहुँच से दूर नहीं है। वो आज नहीं तो कल वहाँ पे पहुँच जाएगी। वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट IT सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स विप्रो टेक्नोलॉजी जो है, जिसके जो CEO है अजीम प्रेम जी हैं, इज टेकिंग ऑन द लाइक्स ऑफ IBM एंड एसेंचर। वो किस तरीके से मतलब कि ग्लोबल कंपनी बनना चाहते हैं लाइक IBM एंड एसेंचर इन इट्स एफर्ट टू बी इंक्लूडेड अमंग्स द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनीज इन द वर्ल्ड। वो अपने आप को ग्लोबली स्थापित करना चाहते हैं और they wanted to become among the largest and most successful technology services company in the world. Restructuring Wipro was considered the most important step in becoming a global giant, driven by the goal towards improved customer orientation. Wipro को पूरा का पूरा रीस्ट्रक्चर कर दिया गया है। रीस्ट्रक्चर में इसकी उसके सारे संगठन जिस तरीके से फिर रीऑर्गेनाइज कर दिया गया है। इस संगठन में जितने भी लोग रहते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी जो पहले वो क्या नाम है एक कंपनी थी, उसको डिवाइड करके कई सारे सब्सिडरी कंपनी में चेंज कर दिया गया। अपना का पूरा इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया। पहले सेंट्रलाइजेशन को फॉलो करते थे, अब वो डिसेंट्रलाइजेशन को भी फॉलो करने लगे। तो ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ्स विप्रो सेपरेटेड इटसेल्फ इनटू द सेवरल सब्सिडरीज बाय प्रोडक्ट लाइन। उन्होंने किस अनुसार उसको बांटा? प्रोडक्ट लाइन के अनुसार। विप्रो ने टेलीकम्युनिकेशन के लिए अलग सब्सिडरी कंपनी बना दी, इंजीनियरिंग के लिए अलग, फाइनेंशियल सर्विसेज के अलग। और हर सब्सिडरी कंपनी की एक महत्वपूर्ण बात ये है या खासियत ये होती है कि सभी सब्सिडरी कंपनी लगभग $300 मिलियन का एनुअल अर्निंग्स करती हैं और सब सेल्फ सफिशिएंट है अपना खुद की अकाउंटिंग बुक्स वगैरह रखने के लिए, पर्सनल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए। विप्रो शिफ्टेड फ्रॉम सेंट्रलाइज टू डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम। ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर ग्रोथ ले विद द मैनेजमेंट ऑफ ईच एंटिटी। जितने भी डिपार्टमेंट्स या सब्सिडरी कंपनी होते हैं उसमें सबके जो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है, वहाँ के जो मैनेजर्स होते हैं या CEO है, सबकी सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई है और यही उसके ग्रोथ का राज है। वी ट्राइड टू बी डी-लेयर द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्पावर आवर बिजनेस लीडर्स विद अ मच हायर डिग्री ऑफ ग्रोथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अजीम प्रेम जी कहते हैं कि हम लोगों ने चाहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को डी-लेयर कर दिया गया, मीन्स एक लेयर से उसको कई सारे लेयर में बांट दिया गया और हर यूनिट के जो मतलब कि मेन मैनेजर होता है या रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के डिग्री को बढ़ा दिया गया है, जिससे कि हमारे बिज़नेस को एम्पावरमेंट मिले और बिजनेस लीडर भी अपने आप को एम्पावर्ड समझे। वी रिमूव्ड एन इंटायर लेयर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। ठीक, उन्होंने एक पूरे लेयर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स को हटा करके डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया गया है। मतलब उन्होंने अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको उन्होंने चेंज कर दिया है। Now, what we have understood by this, what the Azim Premji companies Wipro tells us. So Wipro organized itself in a manner that allowed customer orientation to dominate over the goals and diversified on the basis of product line. Wipro ने क्या किया, अपने आप को और जो भी मतलब कि डाइवर्सिफाइड किया, किस बेसिस पे? प्रोडक्ट लाइन बेसिस पे, जिससे और पूरा का पूरा वो कस्टमर ओरिएंटेड डोमिनेशन था। ठीक, जिस तरीके के कस्टमर जिसमें आते हैं उस तरीके से उसको डिवाइड कर दिया गया। इट ऑल्सो मॉडिफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट हायरार्की टू सूट द गोल्स। अपने गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने मैनेजमेंट के हायरार्की को बना दिया गया कि हर हायरार्की के सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर्स दोनों के कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसको फॉलो करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, सब कुछ डिफाइन कर दिया गया। द मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर्स दैट एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ गोल्स। और ये जो फंक्शन उन्होंने किया है
उसी को ही ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। और इसीलिए इंडिया में इस वक्त ऑर्गेनाइजिंग का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल विप्रो को दिया जाता है। For planning to be a fruitful number of consideration like resources that will be needed, optimum utilization of the same translation of work into attainable tasks, empowering the workforce to complete these tasks needed to be understood and dealt with properly। अब प्लान कर लिया हम लोगों ने, प्लान कर लिया तो प्लान करने के बाद हम लोगों को जो इम्प्लीमेंट करना है तो उसकी शुरुआत ऑर्गेनाइजिंग से ही होती है। प्लान तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता है जब तक कि उसको ऑर्गेनाइज अच्छे से ना किया जाए और उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट ना किया जाए। ऑर्गेनाइजिंग में भी कई सारे पार्ट होते हैं या कई सारे उसके स्टेप्स होते हैं। द मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर्स दैट एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ गोल्स। हालांकि ये सभी फंक्शंस जितने भी मैनेजमेंट फंक्शन हैं सबका ये सबको इंश्योर करना चाहिए कि एफर्ट्स जो लगाए जा रहे हैं वो गोल्स को अचीव करने की दिशा में हो। फिर भी द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है वो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में मतलब सहायता करता है, जो कि क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड रहती है। उसमें सब कुछ किसका क्या रोल प्ले होगा, जितने भी सूटेबली स्किल्ड पीपल होते हैं उन सब को अलग अलग टास्क दिए जाते हैं, उन सब के इंटर रिलेशनशिप को डिफ़ाइन कर दिया जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसका अथॉरिटी रहेगी, कौन किसके अंदर सबऑर्डिनेट रहेगा, और उन सब के रोल्स को भी डिफ़ाइन कर दिया जाता है। नॉट ओनली इज़ दिस इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोडक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन द पर्सनल। कोऑपरेशन के लिए ये सब तो ज़रूरी है ही, लेकिन केवल यही नहीं बट ऑल्सो फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिजल्ट्स एंड लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। ये सब किस लिए इम्पॉर्टेंट है? ये इम्पॉर्टेंट है जो कि पर्सनल के बीच में क्लैरिफिकेशन रहने के लिए, जिससे कि कोई क्लैश ना हो, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटने में सहायता करने के लिए, और लॉजिकल ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ बनाने में।